1587। सोचो, एक छोटा सा आइसलैंड, गहरे जंगल, समंदर की तेज हवाएं, और उन हवाओं के बीच 100 से ज्यादा लोग जो अपना सब कुछ छोड़कर एक नई दुनिया बसाने आए थे। उनके पास उम्मीद थी, सपने थे, एक नया मुस्तकबिल था, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ सालों बाद उनका नाम सिर्फ एक राज बनकर रह जाएगा। एक ऐसा राज जो 400 साल बाद भी सॉल्व नहीं हो सका। ये कहानी है रोआनाके की। 16th सेंचुरी में इंग्लैंड अपनी ताकत बढ़ा रहा था। नई दुनिया, अमेरिका उनके लिए एक मौका था। 1587 में एक ग्रुप को भेजा गया रोआनाके आइसलैंड पर। उनका लीडर था जॉन वाइट। इस ग्रुप में सिर्फ मर्द नहीं थे, औरतें थी, बच्चे थे, फैमिलीज थी। ये कोई मिलिट्री मिशन नहीं था, ये एक परमानेंट सेटलमेंट था। जॉन वाइट की अपनी बेटी भी थी और उसकी छोटी सी पोती। उस पोती का नाम वर्जीनिया डेयर था। वो अमेरिका की मिट्टी पर पैदा होने वाली पहली इंग्लिश बच्ची बनी। सब कुछ ठीक लग रहा था। लोग घर बना रहे थे, खेती की तैयारी हो रही थी, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। सप्लाईज कम पड़ रही थी, खाने का सामान लिमिटेड था और लोकल ट्राइब्स के साथ रिलेशनशिप अनस्टेबल था। कॉलोनी को हेल्प की ज़रूरत थी। जॉन वाइट ने डिसाइड किया कि वो इंग्लैंड वापस जाएगा और ज़्यादा सप्लाईज लेकर लौटेगा। सोचो, एक बाप अपनी बेटी और छोटी सी पोती को एक अनजान जंगल वाले आइसलैंड पर छोड़कर जा रहा है, लेकिन उसके पास चॉइस नहीं थी। उसने वादा किया था, मैं जल्दी वापस आऊँगा, लेकिन तकदीर को कुछ और मंजूर था। जब वाइट इंग्लैंड पहुंचा, तब इंग्लैंड और स्पेन के बीच वार शुरू हो चुकी थी। हर शिप को वार के लिए यूज किया जा रहा था। रोआनाके के लिए शिप भेजना डिले होता गया। 1 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल गुजर गए। 3 साल बाद 1590 में जॉन वाइट फाइनली रोआनाके वापस पहुंचा। उसका दिल बेचैन था। उसे लग रहा था सब उसका इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन जो उसने देखा उसने उसकी रूह हिला दी। आइसलैंड पर अजीब सी खामोशी थी। ना बच्चों की आवाज़, ना लोगों की बातचीत, ना धुआं उठता हुआ। घर खड़े थे, लेकिन उनमें कोई नहीं था। दरवाजे खुले थे, फर्नीचर अपनी जगह पर था, लेकिन एक भी इंसान नहीं। ना लाशें, ना खून के निशान, ना किसी फाइट का सबूत। जैसे 100 लोग हवा में घुल गए हों। जॉन वाइट पागलों की तरह हर जगह दौड़ा। उसने अपनी बेटी का नाम पुकारा, अपनी पोती का नाम पुकारा, लेकिन जवाब सिर्फ हवा ने दिया। फिर उसकी नज़र एक लड़की के पोस्ट पर पड़ी। उस पर एक लफ्ज़ घिसा हुआ लिखा था, क्रोटोन। बस एक लफ्ज़। क्रोटोन एक नियरबी आइसलैंड का नाम था। वहाँ एक नेटिव अमेरिकन ट्राइब रहती थी। वाइट ने याद किया, जब वो गया था उन्होंने डिसाइड किया था कि अगर इमरजेंसी हुई तो वो किसी सेफ जगह मूव करेंगे और साइन छोड़ देंगे। अगर डेंजर होगा तो वो क्रॉस का निशान बनाएंगे, लेकिन यहाँ कोई क्रॉस नहीं था। मतलब, क्या वो लोग अपनी मर्जी से गए या किसी ने उन्हें मजबूर किया? वाइट क्रोटोन आइसलैंड जाना चाहता था, लेकिन समुद्री तूफान ने उसकी शिप को वापस मुड़ने पर मजबूर कर दिया और फिर वो कभी वापस नहीं आ सका। उसने अपनी बेटी और पोती को दोबारा कभी नहीं देखा। 400 साल से लोग सिर्फ अंदाजे लगा रहे हैं। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि किसी दूसरे ट्राइब ने अटैक किया होगा, लेकिन फिर खून कहाँ गया? 100 लोग बिना रेजिस्टेंस के कैसे मर गए? शायद भूख ने उन्हें मजबूर किया हो। शायद वो क्रोटोन ट्राइब के साथ जाकर रहने लगे हों। कुछ सालों बाद एक्सप्लोरर्स ने ऐसा ट्राइब देखा जिनकी आंखों का रंग ग्रे था, जो इंग्लिश वर्ड्स जानते थे। क्या वो रोआनाके की लोगों की औलाद थे? कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने खुद अपना सेटलमेंट तोड़कर किसी और जगह नई जिंदगी शुरू कर दी, लेकिन फिर उनका रिकॉर्ड कहीं क्यों नहीं मिला।
سب سے زیادہ درد کس کو ملا؟ جان وائٹ کو۔ سوچو، ایک باپ جو صرف اپنی فیملی کو بچانے گیا تھا اور جب واپس آیا تو ان کا وجود ہی ختم ہو چکا تھا۔ نہ قبر، نہ یادگار، نہ جواب، صرف ایک لفظ، پروٹون۔ اور آج 400 سال بعد بھی راؤناکے کا آئس لینڈ ہوا کے ساتھ وہی سوال پوچھتا ہے، کیا ہوا تھا اس رات؟ کیا وہ لوگ زندہ بچ گئے تھے یا ان کا انجام سمندر نے نگل لیا؟ شاید ہم کبھی سچ نہ جان سکیں، لیکن ایک بات ضروری ہے، کچھ راز وقت بھی نہیں مٹا سکتا۔